हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आइए बच्चे लोग, कोशिश ऐसी रहेगी कि इस चैप्टर को आज हम खत्म कर पाएं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं इसका मीनिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या? These principles have been generally accepted by accountants all over the world as जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट लोग, यहां से क्या जाना हमने कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल असल में है क्या। अकाउंटिंग प्रिंसिपल असल में हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बने हैं वो बने कैसे हैं? दिस प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड, यूजेज, रीजन, कॉमन एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल प्रेजेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो स्टूडेंट लोग, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये हमें एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करी जाएं। और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं, ये बहुत लंबे एक्सपीरियंसेस से, इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडी से और गवर्नमेंट एजेंसी से बहुत सारी अमेंडमेंट्स के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब जान लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर 3 तरह की बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले बताया गया यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। बच्चे लोग, जितनी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने वाले हैं वो एक ही तरह के हमें रूल्स प्रोवाइड करेंगे, एक ही तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे सभी के लिए, जो भी अकाउंटिंग करेगा उसके लिए। सेकेंडली बताया गया है मैन मेड एंड ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। बताया गया कि ये जो है किसी पर्सन के द्वारा ही बनाए जाते हैं और बहुत लंबे एक्सपीरियंस को जज करते हुए इनकी डेवलपमेंट करी जाती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, मींस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये वक्त के अकॉर्डिंग और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले होते हैं, ये फिक्स नहीं रहते। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे हो गई वो इसको इफेक्ट करती हैं, और भी अदर्स जो हैं बहुत सारे रीजंस ऐसे रहते हैं कि प्रिंसिपल जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं इनके काइंड। असल में अगर हम देखें काइंड्स जो हैं इसकी, ये 2 टाइप्स की रहती हैं। फर्स्ट रहते हैं कॉन्सेप्ट्स और दूसरे जो आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो काइंड्स बताए हैं उसकी पहली काइंड जो आती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। These concepts guide how transactions should be recorded and reported। तो बेसिकली हमें यहां पर यह पता चलता है कि कोई भी जो ये कंसेप्ट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं अकाउंटिंग के, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाना है वो हमें पता चलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, ये बेसिकली 3 टाइप्स के रहते हैं। आगे सबसे पहले आपको कंसेप्ट जो बताया गया वो बताया गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अभी सभी को मैं सभी पॉइंट्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप पॉइंट्स के नेम जानें। फिर आ जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, थर्ड आ जाता है एक्रूअल कंसेप्ट। इसी तरह अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो वो हमारे 9 टाइप्स के रहेंगे। आगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है फर्स्ट, सेकंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, थर्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, 6th प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, 7th हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, 8th मैचिंग प्रिंसिपल एंड 9th इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। आइए सबसे पहले हम चलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की तरफ। तो आइए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले हम जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट। कोई भी ओनर जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जाता है तो वो एक ऐसी सोच के साथ जाता है कि बिजनेस को बहुत लंबे समय तक चलाया जाएगा, ना कि इस सोच के साथ कि कल परसों तरसों जाकर के हम इस बिजनेस को बंद ही कर देंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक ऐसी सोच है कि जिससे कि एक बिजनेस लंबे समय तक रन अप होगा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा, इस सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस
ऑन अजम्पशन दैट इट इज इन कंटिन्यू एंटरप्राइजेस। तो स्टूडेंट ये बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि बिजनेस को हमें बड़े लंबे समय तक चलाना है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं मैं यहां पर डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कभी भी बिजनेसेस में लंबे समय तक खींच करके लेकर के जाया ही ना जा सकता अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ना होता। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है इसको डीपली हम बाद में ही जानेंगे। आइए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ मैंने जोड़ा है। एक सेंट्रल शॉप है, कोई छोटी सी शॉप जो सेंट्रल्ड है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पर मिलते हैं। इसका एक फ्यूचरिस्टिक असम्पशंस क्या हो सकती हैं कि ये कल को जाकर के क्या होगा, बहुत बड़ी शॉप में डेवलप हो जाएगा, द मॉल, मॉल में कन्वर्ट हो सकता है वो। ये छोटी सी शॉप एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट हो सकती है। वो तभी हो सकती है ना जब लंबे समय तक ये बना रहे, अपने प्रॉफिट्स को अच्छे से मेंटेन करे, इनकम अच्छी हो जाए, तो कल को जाकर के ये मॉल भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, देखो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट से ही बना है कंसिस्टेंसी। कोई चीज बने रहने को हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। तो यहां पर स्टूडेंट क्या है, बेसिकली जो भी हम अकाउंटिंग के मेथड्स और प्रिंसिपल्स लेकर के चल रहे हैं वो बताया गया कि कंसिस्टेंट होने चाहिए ईयर टू ईयर। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट accounting principles and method should remain consistent from year to another। यही बताया गया है, हर साल चलते चलते मेथड्स और प्रिंसिपल हमारे सेम रहें। अगर हमें कंपैरिजन करना हो अपने प्रॉफिट्स का, लॉस का, इनकम का, तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे मेथड्स जो हैं वो सेम चल रहे हो, सेम हम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए चल रहे हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यहां से आप समझ सकते हैं, जो साथ में मैंने एक फिगर भी बना करके दिखाई है, मेथड्स एंड प्रिंसिपल ये लगातार एक जैसे ही चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। अब ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इन एक्रूअल कंसेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इवन इफ पेमेंट आर नॉट रिसीव्ड और एक्सपेंस आर नॉट पेड। देखिए स्टूडेंट, एक तो बिजनेसेस में जो सेल परचेज होता है हमारा कैश में होता है, और दूसरा क्या होता है, बिजनेसेस में सेल परचेज हमारा क्रेडिट पर यानी कि उधार पर होता है। इस एग्जांपल से आपको ये मेरी बात क्लियर हो जाने वाली है कि एक्रूअल कंसेप्ट होता क्या है। देखो, वर्क परफॉर्म्ड, कोई वर्क आपने परफॉर्म कर दिया, क्लाइंट पेज लेटर, यानी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर हैं, वो आपको बाद में पे करेंगे उसके लिए, अभी पे नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे एक्रूअल कंसेप्ट ये बताता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी अकाउंटिंग करते हुए लिया जाना चाहिए। मींस कोई भी उधार की ट्रांजैक्शंस जैसे आपको नजर आ रही हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल्स बोट ऑन क्रेडिट। आपने कोई भी मटेरियल लिया है, उधार में लिया है, ठीक है। कंपनी पेज लेटर, हमारी कंपनी जो है, मेरी कंपनी जो है, उसको बाद में पे करेगी। मींस जिससे भी हमने मटेरियल परचेज किया है उसको पेमेंट जो करेगी बाद में करेगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी अकाउंटिंग करते हुए हम ध्यान में रखते हैं। मींस एक्रूअल कंसेप्ट क्या बताता है आपको, कोई भी उधार की जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आपने किसी को उधार पे करना हो या आपने किसी से उधार लिया हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। थर्ड कंसेप्ट था हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। तो इसी के साथ आपके 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे होते हैं। अब हम चलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो 9 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, अब स्टूडेंट लोग उसको एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। देखिए अब देखिए, अब आ रहा है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज, 9 टाइप्स हमने बेसिकली पढ़ी थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आगे 9 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं अब मैं। सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है, दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स में क्या बात आती है कि जो हमारा बिजनेस है वो अलग माना गया है, चाहे उसके कोई ओनर रहे हों, क्रेडिटर रहे हों, मैनेजर रहे हों या और कोई अदर पार्टीज रही हों। बिजनेस की अपने आप में एक अलग पहचान है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर,
क्रेडिटर, मैनेजर एंड अदर। तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया कि बिजनेस को अलग माना जाता है उसके चलाने वालों से, उसके क्रेडिटर रहे हों वो, मैनेजर्स हों वो, और कोई अदर पार्टीज रही हों वो। आपको एग्जांपल से देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है ओनर। ओनर का बेसिकली काम क्या बनता है? प्रोवाइड कैपिटल टू बिजनेस। ये है बिजनेस। बिजनेस को इसने कैपिटल दी, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, हम जानते हैं पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी कि कैपिटल होती क्या है? पूंजी, जो बिजनेस में एक ओनर जो है वो लगाता है। और बिजनेस का क्या काम बनता है? बिजनेस का काम बनता है इन्वेस्ट कैपिटल इन एसेट्स, की जो भी कैपिटल थी वो इन्वेस्ट करी गई एसेट्स को बनाने में, एंड रिटर्न प्रॉफिट टू द ओनर, और प्रॉफिट्स को रिटर्न करने में जो ओनर को दिए गए। ठीक है, मींस बिजनेस एक अलग है और ओनर एक अलग है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, बिजनेस के नाम से अलग से बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है, जैसे कि एक ओनर के नाम से भी खुलवाया जा सकता है। बिजनेस के नाम से ही आप बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे एक ओनर भी ले सकता है। तो बिजनेस की अपने आप में एक अलग पहचान होती है। आइए अब हम चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स लोग नेम से ही बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है। मनी मेजरमेंट मींस मनी में मेजर किए जाने वाली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं उसे हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट लोग ध्यान से सुनिए, गोरा काला होशियार नालायक, इन सब बातों का अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें होती हैं क्वालिटेटिव, जबकि यहां पर क्या चलता है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को लिया जाता है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर करी जा सकती है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं चीनी के बारे में बात करता हूं, चीनी व्हाइट है, इसका कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग में, लेकिन अगर मैं कहूं 1 किलो चीनी 10 रुपए की है तो इस चीज का मतलब जो है अकाउंटिंग में प्रॉपर आ जाता है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? वो सभी सारी की सारी चीजें जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थर्ड पॉइंट पर, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेम से ये भी हमें क्लियर हो रहा है, जैसे पहले वाला पॉइंट भी हमें नेम से बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा था। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कोई भी अगर अकाउंटिंग करी जा रही है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो करी जाती है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, पहले से ही उसका पीरियड फिक्स होना चाहिए, तो वो होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, स्टैंडर्डली प्रैक्टिसेस के दौरान और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिवेलप किया गया और उसको माना गया है। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है इसको भी हम 2 तरीके से कंसीडर करते हैं। इसकी भी मैंने आगे आपको टाइप्स बताई हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पहला बताया फाइनेंशियल ईयर, दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो हमारा टैक्स लॉ है, इंडियन टैक्स पेनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो ईयर माना गया वो फाइनेंशियल ईयर माना गया। और फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 12 महीनों का ही होता है ये। ठीक है, 1 साल को उठा लीजिए। मान लो अगर मैं कहूं 2019 का 1 अप्रैल जो होगा से लेके 31 मार्च 2020 तक जो होगा, ये क्या बन जाएगा? 12 महीनों का फाइनेंशियल ईयर ये बन जाएगा। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो कैलेंडर ईयर्स को लेकर के चलती हैं अपना बेस ईयर। कैलेंडर ईयर जो होगा वो चलता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर के कह सकते हो आप 31 दिसंबर 2019 तक। ठीक है, 12 महीने यहां पर भी आ जाते हैं, यहां पर भी आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि अकाउंटिंग को करने का एक पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जिसके दौरान आपको ये पता चले कि हमें प्रॉफिट्स हुए तो कितने हुए तो क्यों हुए, लॉस हुए तो कितने हुए तो क्यों हुए। इन सब बातों का जवाब हमें यहां से मिलता है। तो आइए हम चलते हैं इसके 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर अब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिए। वो सभी की सभी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हैं, वो सभी की सभी बातें पूरी तरह से बताई जानी चाहिए एक ओनर के द्वारा,
अकाउंटिंग में दिस प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइजेज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। वो सारी की सारी ये जो ओनर है बताए अकाउंटिंग करते हुए अकाउंट्स में प्रॉपर रिकॉर्ड करे जो भी इकोनॉमिक अफेयर है। अगर स्टूडेंट ओनर ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी, पैसे से रिलेटेड थी, अकाउंट्स में नहीं लिखी तो एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको ये पता बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा कि उसके असल में प्रॉफिट्स कितने थे। और अगर प्रॉफिट्स निकल करके भी आते हैं तो वो फेक होंगे, झूठे होंगे। क्यों? क्योंकि उसने उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं डाली होगी। तो ये था स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये था फोर्थ पॉइंट। आइए अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी में क्या आ जाता है? बेसिकली जो हमने अभी फोर्थ पॉइंट किया फुल डिस्क्लोजर वाला, ये उसी का ये कोरिलेटेड पॉइंट है। स्टूडेंट्स यहां हमें ये बताया जाता है कि जो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल सकती हैं चीजें या जो इरिलीवेंट है यूजर्स के लिए, यूजर्स को इंफॉर्मेशन जो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा बताना नहीं चाहिए। According to this principle, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी में एक मैंने यहां पर फिगर भी बना करके दिखाई है कि एक जैसे यहां पर माउस बना हुआ है, ये बहुत अच्छे से एक बैलेंस शीट को एम्फेसाइज कर रहा है, अच्छे से देख रहा है कि क्या कुछ इसकी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म असल में क्या है? देखिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको फिगर पर मैं लेकर के जाना चाहूंगा। डोंट टेक चांसेस, प्ले इट सेफ। मीन्स बिजनेस हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बिजनेस में करने के लिए बताता है? According to this principle, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. स्टूडेंट यहां पर यह बात बताई जाती है कि अगर आपको कोई भी फ्यूचरिस्टिक या एजम्पशेबल कोई भी अगर आपको लॉसेज नजर आ रहे हैं तो उनको आप पहले कंसीडर करें, उनको आप लेकर के चलें, उनकी तैयारी आप पहले से करें उनसे बचने के लिए। लेकिन अगर आपको फ्यूचरिस्टिक कोई भी इनकम नजर आ रही है, कोई जैसे यहां पे बताया गया एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज गेन, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई पैसा आपके पास आने भी वाला है, उसको आप तभी रिकॉर्ड कीजिएगा जब वो आपके एक्चुअली हाथ में आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें यह बताता है कि कोई भी लॉस है, कोई भी खर्चा है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। और कोई भी अगर इनकम आपको आने की आशंका है कि इनकम आने वाली है, उसको आप तभी रिकॉर्ड कीजिएगा जब आपके पास वो आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट, इस पेज के लास्ट पॉइंट की तरफ, सेवेंथ पॉइंट की तरफ, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। यहां से हमें समझ आ रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हुई? उसकी शुरुआती कॉस्ट जो भी हमारी एसेट्स है। तो हमें यह बताया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, प्रिंसिपल में, कि हमें असेट्स की जो वैल्यू लेकर के चलनी है, असेट की जो कॉस्ट लेकर के चलनी है, वही लेकर के चलनी है जो हम जितने में हमने वो परचेज करी थी। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? परचेज प्राइस को भी कह सकते हैं। एंड शोन इन द फर्म्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एट देयर हिस्टोरिकल प्राइस। ठीक है, जब जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट में असेट्स को दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेकर के चलना है। जैसे मैंने यहां पर एक बना करके दिखाया आपको, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी 2015 में 5000 हमने दिखाई थी जितने का हमने परचेज किया था, और 2016 में भी कितने का दिखाया हमने? 5000 ही दिखाया। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं इसके 8th और 9th पॉइंट को कवर करने के लिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके 8th पॉइंट की तरफ प्रिंसिपल्स के, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं पहले एग्जांपल को ही लेते हुए चल रहा हूं, यहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टूडेंट्स मान करके चलिए 10 बुक्स मैंने परचेज करी 100 रुपीज की। 10 बुक्स मैंने परचेज करी 100 रुपीज पर बुक के हिसाब से, एट द रेट ₹100। मीन्स टोटल बुक्स जो मुझे पड़ी वो कितने की पड़ी? 1000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेल्स जो मैंने करी एक पीरियड के दौरान वो करी
5 बुक्स एट द रेट ऑफ 150। यहां पर मैंने अमाउंट लिख करके दिखाया 750। स्टूडेंट यहां पर मैंने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा है, क्योंकि यहां पर देखो 100 की अगर मैंने वो परचेज करी थी, 150 की मैंने सेल करी है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इन दो बातों को छुपा लेता हूं, यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि आपने 1000 की बुक्स परचेज करी थी और 750 की आपने सेल कर दी, तो क्या 250 का लॉस हुआ आपको? नहीं। तो ध्यान से देखिए आप करेंगे क्या। यहां पर मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, यहीं से आपको क्लियर हो जाने वाला है। जो मैंने 5 बुक्स ली थी वो थी तो इसी में से ही, मींस एक बुक का जो रेट था वो था 100। एक बुक का रेट जो था 100 था, तो 5 का कितना हुआ? वो हुआ 500, यानी कि 500 रुपए। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर क्या लिख करके दिखाया है, 750 में से मैंने लेस करके दिखाया 500 को, तो 250 असल में हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है। मींस जो बुक्स मैंने 500 रुपए की परचेज करी थी वो मैंने 750 रुपए की सेल करी है, और आप देख पा रहे हैं 250 रुपीज का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप इसका कंपैरिजन इस तरह से ना करें कि 10 बुक्स आपने ली थी 1000 की ली थी, 5 बुक्स आपने सेल करी 750 की करी तो आपको लॉस हो गया। नहीं, ये रिलेट भी किसके साथ होगा, ये मैच भी किसके साथ होगा, उन्हीं 5 बुक्स के साथ होगा जो 5 बुक्स आपने परचेज करी। 5 बुक्स हमने 100 के हिसाब से परचेज करी, तो वो कितना बना, वो बना 500। तो यहां से हम देख सकते हैं हमें प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 250 का। यही था हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। लास्ट पर आ जाते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, असल में जितनी भी आप अकाउंटिंग अभी तक करते हुए आए हैं या आप करने वाले हैं, पूरी अकाउंटिंग हमारी जो चलती है वो डुअल एस्पेक्ट पर ही चलती है। हर एक ट्रांजैक्शन जो होगी वो एक डबल इफेक्ट देगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया है, बुक सोल्ड इन कैश। आपने एक बुक सोल्ड करी है कैश में, होगा क्या, बुक आपके पास से जाएगी और कैश आपके पास आएगा। मींस दो अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है, बुक पर और कैश पर। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, ये सेकंड इफेक्ट हुआ। तो डुअल एस्पेक्ट में यही बताया गया, कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन को देखें वो हमेशा और हमेशा डबल इफेक्ट पाती है, एक अकाउंट पर भी दूसरे अकाउंट पर भी। अब यहां पर हम देख रहे हैं बुक जा रही है, कैश आ रहा है, ये पहला इफेक्ट हुआ, ये सेकंड इफेक्ट हुआ। यही था हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ आपको रिवीजन के लिए यही पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, उसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग से आपके पास वो आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको इस पूरे चैप्टर को करते हुए जितना भी मैंने आज बताया कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।